5 से 6 दिन आपके बचे हुए हैं IMUCT एग्जाम के लिए। 24 मई को आपका IMUCT का एग्जाम है। तो यहाँ पर आपने प्रिपरेशन ऑलरेडी कर ली होगी, लेकिन मैं आपको कुछ यहाँ पर कुछ लास्ट मिनट टिप्स बताने वाला हूँ जो आप यूज़ कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो होगी उसको इन्हेंस कर सकते हो। और ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो मैंने खुद पे अप्लाई की हैं और फिर मेरा IMUCT ये रैंक 5th आई थी। तो सेम मैं आपको बताऊंगा जिससे आपकी रैंक भी एक अच्छी रैंक हो सके। तो ये वीडियो अगर आप देखते हो और पूरी देखते हो तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो काइंडली वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। Hey guys, what's up? I hope you all are doing fine. My name is Ajay Khati and today in this video we are going to talk about last minute tips for the IMUCT 2025 exam. So it is very important कि आप एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाओ जिससे आप अपने, अगर आपने एक कट ऑफ रखा हुआ है कितना स्कोर मैं करूँगा, अपना एक टारगेट रखा हुआ है तो उसको इन्हेंस कर सको। क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि यहाँ पर आप जितनी अच्छी आपकी स्ट्रेटजी होगी उतना अच्छा आप स्कोर करोगे। अब यहाँ पर हम IMUCT की बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है, इसका लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, मीडियम लेवल पे इसका डिफ़िकल्टी लेवल है। और जब मैं बात करता हूँ मीडियम लेवल पे तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो अगर आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, आपको पता है कैसे आपको करना है। लेकिन इसके लिए स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बढ़ चुका है और आई थिंक इस टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में इसका बहुत ज़्यादा बूम हुआ है, तो उसकी वजह से भी और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत से लोगों को यहाँ पर जस्ट रिपीटर्स होंगे और वो भी अपना फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पर आपको काफ़ी तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला है। और सीट्स अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए सीट्स यहाँ पर लिमिटेड है। साथ ही साथ IMUCT का जो एग्ज़ाम है कंपटीशन बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रेटेजी जिसकी अच्छी होगी वो ज़्यादा स्कोर कर पाएगा। और जितना ज़्यादा अच्छा स्कोर आप करोगे उतना ज़्यादा अच्छा एक एडवांटेज आपको रहेगा, चाहे वो IMUCT कॉलेजेस पे हो या वो आपके एफिलिएटेड जो भी कॉलेजेस हैं उनके लिए हो। तो यहाँ पर हम कुछ टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये टिप्स का अगर आप अच्छे से ध्यान देते हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको हेल्प होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहली टिप हमारी होने वाली है वो है मॉडल पेपर्स। देखो आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, आपने बहुत चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। अब आपने बहुत सी चीज़ें जब पढ़ी हुई होती है ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसको कैसे आप मैनेज करते हो। अब मैनेज करने के लिए मॉडल पेपर्स, टेस्ट सीरीज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर आप लगातार टेस्ट सीरीज़ करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये रहेगा कि हाँ ये पार्ट मेरा स्कोरिंग है, इस पार्ट में मैं अच्छा हूँ, इस पार्ट में थोड़ा सा मुझे डाउट्स हैं, ये पार्ट मेरा अच्छा नहीं है। और इससे बहुत पता चलता है क्योंकि यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज़ होती है आपको सबसे पहले देखो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कंपटीशन वाले एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको पता चल जाएगा आपको कितना टाइम किस पार्ट को देना है, ये आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ आपको वीकनेस और स्ट्रेंथ आपको पता चल जाएंगी, कहाँ पे आपको ज़्यादा स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी रहती है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये डाउट्स भी रहते हैं जब आप एग्ज़ाम कर रहे हो कि नहीं यार ये सॉल्व करूँ या ना करूँ या बाद में सॉल्व करता हूँ, ऐसे भी बहुत चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ करते हो ना उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा और आप उस पर ज़्यादा वर्क कर सकते हो। तो ये लास्ट का टाइम अगर आप इस पे देते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ये फ़ायदे का एक सौदा रहेगा। ठीक है, मैनेज आप सब करोगे, साथ ही साथ आपका यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आपको पता है कि जैसे आपने 10 टेस्ट सीरीज़ की हुई है तो आपको पता है कैसे यहाँ पर हाँ पैटर्न रहेगा, कैसे आपको स्कोर करना है, किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, तो आपके पास वो कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है, लेकिन वही अगर कोई स्टूडेंट है जिसने यहाँ पर मॉडल पेपर्स नहीं किए हुए हैं, वो सीधे प्रिपरेशन से आया हुआ है, चाहे उसका प्रिपरेशन कितना भी अच्छा हो, लेकिन अब उससे पता नहीं है, मॉडल पेपर्स ने किए नहीं है, तो थोड़ा सा वो हिचकिचाएगा। ठीक है, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, तो थोड़ा सा यहाँ पर हेजिटेशन होगी और कंफर्ट उतना नहीं होगा उसे, क्योंकि हर चीज़ अगर नहीं आती है और जब नहीं मिलती है तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो सेम यहाँ पर हो सकता है, लेकिन आप मॉडल पेपर तैयार करके जाओगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको हेल्प रहेगी। सेम मैंने भी किए थे और मॉडल पेपर आप देख सकते हो यहाँ पर ऑनलाइन साइट्स अगर आप चेक कर सकते हो यहाँ पर, या किसी इंस्टीट्यूट के पास है तो वहाँ से आप मॉडल पेपर ले सकते हो और उनकी टेस्ट सीरीज़ ज़रूर आप फॉलो करो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प होगी। जो सेकंड टिप्स है वो है पास्ट ईयर पेपर। देखो मॉडल पेपर करना ये सारी स्ट्रेटजीज़ के लिए, तो ये आपको पता चलना चाहिए कि कहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो, कहाँ पे नहीं कर सकते हो। लेकिन पास्ट ईयर पेपर से ना आपको क्या हो जाएगा कि डिफ़िकल्टी लेवल का पता चल जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले पास्ट ईयर पेपर, थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम पास्ट ईयर पेपर के साथ ये है कि IMUCT का जो पास्ट ईयर पेपर है वो आपको आसानी से नहीं मिलेगा। ठीक है, इवन अवेलेबल भी नहीं है
और साथ में उन्होंने एक IMU की जो मेन साइट है imu.edu.in जो है उसमें एक UG करके डाला रहता है, ठीक है। बट वो मैं तुम्हें बताता हूँ, वो बहुत पहले से डाला हुआ है, वो लाइक 2018-19 का ही चल रहा है, ठीक है। मे बी उन्होंने चेंज किया बट मोस्टली वो सेम ही है। तो उसका डिफ़िकल्टी लेवल से बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल अब बढ़ रही है थोड़ा सा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पर चेंज हो गए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि आप बिल्कुल मत सोचना एकदम वो सैम्पल पेपर की तरह होने वाला है, नहीं, उससे डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा रहेगी। लेकिन उसको आप ढूंढोगे कैसे? अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर आपकी हेल्प कर सकते हैं, एक ये है। दूसरा यहाँ पर आपके जो सीनियर्स है, ठीक है, तो उनको पता रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप उनसे पूछ सकते हो। ये दो चीज़ें हैं, अदरवाइज अवेलेबल ऑनलाइन नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तीसरा जो स्ट्रेटजी है, जो टिप है, वो है कैसे आपको पेपर सॉल्व करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका IMUCT का पेपर होने वाला है उसमें कितने क्वेश्चन, कितने सब्जेक्ट्स में कितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे आपको पता होना चाहिए 50 40 40 एंड 20, ठीक है। ऐसा रेशियो है, 50 फिजिक्स के, 50 मैथ्स के, आपके जनरल एप्टीट्यूड प्लस जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चंस आपके हैं यहाँ पर इंग्लिश के और 20 केमिस्ट्री के, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न है। आपको करना क्या है, सबको ये पता होना चाहिए एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, और अगर आपका नेगेटिव मार्किंग उसके साथ हम इंक्लूड करें तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको करना क्या है, आपको ऐसा नहीं जाना है कि आप फिजिक्स से स्टार्ट करो, आप मैथ से स्टार्ट करो, नहीं। सबसे पहले जो सबसे ईजी सेक्शन है, ठीक है, जो स्कोरिंग सेक्शन होता है और वो सभी के लिए स्कोरिंग है, तो वहाँ से स्टार्ट करो। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हो इंग्लिश के साथ, ठीक है। दूसरा जनरल एप्टीट्यूड के साथ, जनरल नॉलेज के साथ। ये इजी इसलिए हैं क्योंकि इनके क्वेश्चंस आपको 10 सेकंड में कर सकते हो, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 सेकंड 5 सेकंड ऐसे टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जिससे सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करोगे। वही अगर आप स्टार्ट करते हो मैथ के साथ, फिजिक्स के साथ, तो प्रॉब्लम है। बहुतों को लगता है कि मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, लेट्स मैं ट्राई करता हूँ, बट प्रॉब्लम ये है जब आप मैथ से स्टार्ट करोगे कई क्वेश्चन में आप स्टक कर जाओगे और टाइम ज़्यादा निकल जाएगा, तो प्रॉब्लम ये है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और सबसे मेन वो होता है कॉन्फिडेंस, ठीक है। अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास कॉन्फिडेंस है ना, तो बहुत क्वेश्चंस अगर आपको 90% भी आ रहे हैं ना, तो वो 100% हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ईजी सेक्शंस पहले स्टार्ट करो, ईजी सेक्शन से, टाइम सेविंग के लिए, ठीक है। जैसे ही आप जो आधा टाइम हो जाएगा, फिर आप देखो कितने मैंने क्वेश्चन कर लिए, तो कॉन्फिडेंस अलग से आता है, क्योंकि आपको पता है कि हाँ मैं टाइम से आगे चल रहा हूँ, ठीक है। और इजी सेक्शन करने के बाद आप देन डिफिकल्ट जो सेक्शंस है उसमें जाओ। तो मैं कहीं ना कहीं अगर जैसे मैं करता हूँ, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप जाओ इंग्लिश के लिए, दूसरा जनरल एप्टीट्यूड के लिए और जनरल नॉलेज के लिए, देन उसके बाद आप जा सकते हो यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आपको बहुत हार्ड नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको अगर आपको आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं, इतना सिंपल हो जाता है। एंड फिर हम बात करते हैं, फिर आप फिजिक्स में जा सकते हो। फिजिक्स में क्योंकि बहुत ही थ्योरी रहेगी, तो आप थ्योरी का कर सकते हो और जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन करो। फिर मैथ्स का सेक्शन आप लास्ट में करो, क्योंकि उसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और जब आप कैलकुलेशन करोगे तो उसमें 2-3 लाइन 4-5 लाइन की कैलकुलेशन होगी, तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेकिन हाँ, लास्ट में करोगे तो ये रहेगा कि आपने ऑलरेडी बहुत से क्वेश्चन ऑलरेडी किए हुए हैं। अगर आपका टाइम भी ख़त्म हो जाता है तो स्टिल आप एक अच्छी पोजीशन में रहोगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेगेटिव मार्किंग जो चौथी टिप होने वाली है, इसको बहुत अच्छे से यूज़ आपको करना है, ठीक है। क्या होता है, कभी कभी हम बहुत अच्छा स्कोर कर तो देते हैं, बट हमने नेगेटिव मार्किंग को अच्छे से एनालाइज नहीं किया होता। हम सोचते हैं कि सपोज एक क्वेश्चन है, उसमें 2 ऑप्शंस है और 50-50 वाला लग रहा है मुझे कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, चलो चांस ले लेते हैं। और ऐसा मैंने एक क्वेश्चन में नहीं, 10-12 क्वेश्चन में किया हुआ है, और सपोज वो 12 क्वेश्चन में से मेरे 8 क्वेश्चन गलत हो गए, तो वो नेगेटिव मार्किंग एडेड हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, हमें पता होना चाहिए किस क्वेश्चन में को हमें लाइक तुक्का या एक रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है जिसमें हमें ज़्यादा ही डाउट है हम उस पर भी ले, नहीं, इसको आपको खुद से मैनेज करना है। आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मुझे किस क्वेश्चन में कितना यहाँ पर रिस्क लेना है, ठीक है। आप सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग तो करो ही मत स्टार्टिंग में, ठीक है। पहले सारे क्वेश्चन कर लो, फिर चेक करो कितने क्वेश्चंस मैंने किए हुए हैं, आपको पता चल जाएगा हाँ मैं कितने कट ऑफ के पास हूँ और कितने मैं स्कोर करने वाला हूँ। उसके बाद देन चांस लो, ठीक है। अगर तुम एकदम ही डाउन जा रहे हो
तो फिर चांस लो। अदरवाइज अगर आप प्रीटी कॉन्फिडेंट हो कि हाँ चलो इन दो, जैसे कि दो ऑप्शंस है, उसमें पजल्ड हो, उसमें आपको लग रहा है कि मैं ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, चलो रिस्क ले लेता हूँ, तब ले सकते हो दो में। लेकिन हाँ 3 में रिस्क नहीं ले सकते, 4 में रिस्क मत लो, ठीक है, बहुत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर वो नेगेटिव भी जुड़ता रहेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं करेगी, बट प्रॉब्लम तब करती है जब आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट आती है। अब यहाँ पर अगर अभी कंपटीशन देखोगे ना, तो कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। पहले की तरह कंपटीशन यहाँ पर नहीं रहा है, जहाँ पे 20,000 ही स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नहीं, अभी 1 लाख को टच करने वाला है। तो जब वो कंपटीशन बढ़ जाएगा ना, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर जो रहेंगे ना, उसमें बहुत सी रैंक्स रहेंगी, और जो बहुत सी रैंक्स रहेंगी ना, उसकी वजह से आपकी रैंक बहुत नीचे जा सकती है। तो जब कंपटीशन ऐसे बढ़ जाता है, तो आपको इस हिसाब से भी सोचना है कि आपको अपनी तरफ से आपका बेस्ट देना है, ठीक है। अगर आपने बेस्ट दिया हुआ है और फिर नेगेटिव मार्किंग की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो नहीं, सिंपली अवॉइड द नेगेटिव मार्किंग। अगर आप एक अच्छी रैंक, अच्छी कट ऑफ में हो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे जाना चाहिए, 2 में डाउट है, तो जाओ, ओनली तभी जाना, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 5th टिप, जो कि है सेव कट ऑफ। नाउ द थिंग इज, कंपटीशन बढ़ चुका है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। मान के चलो 80,000, 1 लाख के अराउंड एस्पिरेंट्स आ सकते हैं। पिछली बार 50,000 के अराउंड ही थे, ठीक है। अभी जब बढ़ चुके हैं एस्पिरेंट, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपकी जो कट ऑफ है ना, वो भी बढ़ जाएगी। अब वो कट ऑफ क्यों बढ़ने वाली है, देखो, अब इसमें होता क्या है कि अभी जो जेई मेंस दे रहे हैं, जो दूसरे एग्जाम्स देख रहे हैं, ठीक है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो वो वाले आएंगे, ठीक है। अब सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा जो बूम आया हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से बिल्कुल यहाँ पर बहुत से लोग आने वाले हैं, ठीक है। साथ में रिपीटर्स भी होंगे, तो उनको पहले से ज़्यादा नॉलेज है, और तुम फ्रेशर हो, तो तुम्हें भी एक तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है, बट कहीं ना कहीं अगर तुम देखोगे तो तुम्हें कंपटीशन ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और जब कंपटीशन तुम्हें ज़्यादा मिल रहा है, सिंपल सा, तो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अपना एक कट ऑफ मान के चलो, पहले तुम 120 अच्छी कट ऑफ हो जाती थी, 140 अच्छी कट ऑफ हो जाती थी, बट जो कट ऑफ मान के चलो ना, तो 170 को टारगेट करो, जो फर्स्ट तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। अगर तुम 170 को टारगेट नहीं कर पा रहे हो, तो 150 करो, ठीक है। अगर 150 को नहीं कर पा रहे हो, तो 130 करो। ये तीनों जो टारगेट होने वाले, ये सेफ रैंक्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सेफ रैंक जो आपकी आएंगी, तो इन तीनों ही टारगेट्स में आएंगी। अगर आपके इसके नीचे जा रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। इस चीज़ का अभी भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान रखना। जब कंपटीशन बढ़ जाता है, तो रैंक्स अलग तरीके से बिहेव करेंगी, पहले की तरह नहीं होने वाला है, ठीक है। तो कंपटीशन में तुम जितना ज़्यादा ऊपर रैंक रखोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा फ़ायदा रहेगा। अगर तुम IMU कॉलेजेस के लिए रख रहे हो, ठीक है, उसमें तो तुम्हारा चलेगा, जितने की भी हो, तो तुम्हारा रैंक जितना ऊपर आएगा, तो तुम 170 को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है 170, तो 150 को टारगेट करो, 150 नहीं हो रहा है 130 को टारगेट करो। इन तीनों टारगेट्स को बेस्ट अपना रख सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ रैंक को अगर हम थोड़ा सा बात करें, तो रैंक की मैं बात करता हूँ 5000, ठीक है, एक सेफ रैंक रहेगी उसके अंडर, और 3000 बेस्ट रैंक, ठीक है। अंडर 3000 बेस्ट रैंक। अदरवाइज तो तुम टॉप 100, टॉप 1000 के लिए भी जा सकते हो, बट हाँ अगर तुम टॉप 3000 में हो, तो मान के चलो ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में तुम्हें सीट मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ थोड़ा सा IMU कॉलेजेस के लिए आपको फिर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको कम रैंक लानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर कैटेगरी का भी प्रॉब्लम आएगा आपको। तो BSc के लिए अंडर 2000 में रखो, ठीक है। और DNS तो मत ही करना IMU कैंपस से, ये मैं सजेस्ट करूँगा। और बीटेक के लिए भी बताया हुआ है ऑलरेडी कि अंडर 1000, ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर कॉलेजेस हैं, जैसे IMU कोलकाता है, तो अंडर 1000 रखो ऐसे, और कैटेगरी भी वहाँ पे मिक्स हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है तुम्हें, पुरानी वीडियोस देखोगे तो उसमें पता चलेगा। बट हाँ मेन है अंडर 3000 में रखो अगर DNS कर रहे हो, अंडर 5000 ये 2 टारगेट आपके हैं, और इसमें आपको ऑलमोस्ट अच्छे से अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। तो ये मेरी तरफ से 5 टिप्स थी, जो आई थिंक तुम्हें ध्यान में रखनी चाहिए। IMU CT का जो पेपर है, उसको एनालाइज करो अच्छे से, ठीक है। पेपर अवेलेबल नहीं है, आई नो, बट देख लेना, किसी ना किसी ने बनाए होंगे, तो उसको अच्छे से एनालाइज करो। ये देखो मेरा वीक पॉइंट क्या है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, और उस हिसाब से टारगेट करो। बहुत ही डिफिकल्ट पेपर नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखो। तो अगर तुमने पढ़ा हुआ है, इसमें मेन चीज़ क्या है ना, देखो 2-3 चीज़ें मैं तुम्हें बताता हूँ। इसमें तुम्हें करना क्या है, जो मैंने किया था अपने टाइम में, और उसी हिसाब से बस मैंने ओनली 1 महीना पढ़ा था, क्योंकि मुझे पता था चीज़ें करनी कैसे हैं, ठीक है। इस हिसाब से मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मुझे पता था। तो सेम तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ना सब चीज़ें पढ़नी है,
ठीक है, बहुत डीप में नहीं जाना है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने ये पढ़ा है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे कि मैं आयोटा की बात करता हूँ, वहाँ से क्वेश्चन आएगा आयोटा की, वो तुम्हें प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए आयोटा की। ठीक है, वहाँ पे तो तुम्हें पता है तो तुम्हें एक नंबर मिल गया है। ठीक है, ये सब मैंने वैसे कई ऑलरेडी डिस्कस की है वीडियोज़ में। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स में तुम्हें ध्यान रखना है, ये सारा सिलेबस एंड ऑल। बट द मेन थिंग इज़ आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ अगर तुम्हें आती हैं तो तुम कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं तुम चुटकियों में कर सकते हो, 10 सेकंड 20 सेकंड। ठीक है, इवन मैथ्स के क्वेश्चंस हो गए, फिजिक्स के क्वेश्चंस हो गए, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है और आप सीधे कर लोगे। और सबसे अच्छा फ़ायदा यहाँ पर कम्पिटिटिव एग्जाम में ये होता है, देखो ऑब्जेक्टिव और कम्पिटिटिव एग्जाम बहुत डिफरेंट होते हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में क्या होता है, अगर आपको चीज़ें में भी याद हों, आधा याद हों, ठीक है, लेकिन पेपर में आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको आएगा ही नहीं। ठीक है, आप कुछ भी कर लो, आपको याद नहीं आएगी। लेकिन कम्पिटिटिव में क्या है, सपोज आपको वो 80% याद है, 60% याद है, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो सकता है, फॉर्मूला हो सकता है, और कुछ भी है। ठीक है, बट कम्पिटिटिव में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं, तो ऑप्शन से आप रिलेट कर सकते हो कि हाँ यार ये ऑप्शन है, इसको अगर मैं ऐसे करूँगा तो कहीं ना कहीं से आपको, अगर आपने हल्का सा भी पढ़ा हुआ है, अच्छे से थोड़ा थोड़ा मतलब भूल गए हो, कहीं ना कहीं से आप आंसर ला सकते हो। ठीक है, तो एक ये फ़ायदा रहता है कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसका एडवांटेज आप लो, आप नेगेटिव मार्किंग का जो है वो जितने अच्छे से मैनेज करोगे उसमें बहुत फ़ायदा होगा। आपका टाइम मैनेजमेंट अगर वो कर दिया तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई हैं इनमें फोकस करो, बहुत अच्छे तुम्हारा स्कोर आएगा, रिजल्ट आएगा। सेम जो मैंने किया था वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। और यही थी वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बता सकता था। आई होप तुम्हें इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। ठीक है, अगर कुछ और वीडियोस हो सकती हैं तो मैं भी थोड़ा सा ला पाऊँ 24 से पहले। बट हाँ, ये लास्ट मिनट टिप्स और इन्हीं में फोकस करो, तुम भी एक अच्छी रैंक लाओगे और फिर अच्छे से कॉलेज ज्वाइन करो। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। IMU-CT का जो भी एग्ज़ाम है, आपका जो भी सेंटर है नीचे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अगर साथ के हो तो साथ में चले जाना। ठीक है, तो नीचे अपना जो भी सेंटर है वो मेंशन कर दो नीचे कमेंट सेक्शन में। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।